तो चलिए आज बात करते हैं झारखंड की। एक ऐसी भूमि जहां सदियों पुरानी परंपराएं, बेहद मजबूत कानून और एक विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ये सब एक साथ मिलते हैं और कभी-कभी टकराते भी हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे भूमि, कानून और आजीविका की ये जटिल कहानी इस राज्य के आज और आने वाले कल को आकार दे रही है। और इस पूरी चर्चा के केंद्र में यही एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है कि ब्रिटिश राज के बनाए दो कानून, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, आज भी आधुनिक झारखंड में जमीन और पहचान की लड़ाई को तय कर रहे हैं और ये राज्य के भविष्य पर कैसे असर डाल रहे हैं। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें झारखंड की कानूनी बुनियाद को देखना होगा। मतलब वो कानून जो खास तौर पर यहाँ के आदिवासी समुदायों की जमीन को बचाने के लिए ही बनाए गए थे। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कानून बस यूं ही किसी दफ्तर में बैठकर नहीं बना दिए गए। नहीं, इनके पीछे एक लंबा संघर्ष है। ये संथाल हूल और बिरसा मुंडा के उलगुलान जैसे बड़े बड़े आदिवासी विद्रोहों का सीधा नतीजा थे। इन्हीं आंदोलनों की वजह से ही ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और जमीन की सुरक्षा के लिए ये कानून बनाने पड़े। तो ये जो दोनों एक्ट हैं, CNT और SPT, ये एक तरह से कानूनी कवच का काम करते हैं। इनका एक ही और सबसे बड़ा मकसद था आदिवासी जमीन को दिकुओं यानी बाहरी लोगों के हाथ में जाने से रोकना। अब देखिए, इनकी जो धारा 46 और धारा 20 है, वो इसकी सबसे अच्छी मिसाल हैं। ये जमीन के ट्रांसफर पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाती हैं कि ऐसी व्यवस्था आपको पूरे भारतीय कानून में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अब इन ऐतिहासिक कानूनों से आगे बढ़कर आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि आधुनिक स्वशासन की व्यवस्था कैसी है, जिसका मकसद भी वही है, स्थानीय आदिवासी समुदायों को ताकत देना। और जब भी हम आदिवासी स्वशासन की बात करेंगे तो उसके केंद्र में एक ही चीज आएगी, ग्राम सभा। ये कोई मामूली कमेटी नहीं है। ये गांव के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी स्वशासन की सबसे बुनियादी और सबसे शक्तिशाली इकाई है। और ये बात अब और भी साफ हो जाती है जब हम हाल ही में आए झारखंड पेसा नियम 2025 को देखते हैं। इन नियमों ने ग्राम सभा को सच में ताकत दी है। अब वो सिर्फ सलाह देने वाली बॉडी नहीं रही, अब उनके पास अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा कंट्रोल है और तो और नियम लागू करवाने की भी शक्ति है। इसी तरह एक और कानून है, वन अधिकार अधिनियम या FRA। इसका भी मकसद वही था, जल जंगल जमीन पर आदिवासी समुदायों के हक को मजबूत करना। लेकिन देखिए, कानून बना देना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। झारखंड में यही हो रहा है। जागरूकता की कमी, सरकारी कामकाज में देरी, इन सब वजहों से ये कानून बहुत ही धीमी रफ्तार से लागू हो पाया है। तो एक तरफ तो ये कानून है, स्वशासन है। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं, वो ताकतवर आर्थिक शक्तियां जो झारखंड में काम कर रही हैं और जिनकी वजह से इन कानूनों और जमीनी हकीकत में हमेशा एक तनाव बना रहता है। इस चार्ट को देखिए, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाता है। राज्य की 50% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन GSDP यानी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? उद्योग और सेवा क्षेत्र का। अब इस असंतुलन का सीधा असर राज्य की नीतियों पर पड़ता है, जहां अक्सर औद्योगिक विकास को ही तरजीह दी जाती है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 20 से 25%। इसका मतलब ये है कि भारत में जितना भी स्टील बनता है, उसका लगभग 1/4 हिस्सा अकेले झारखंड से आता है। ये आंकड़ा झारखंड को देश की औद्योगिक रीढ़ की हड्डी बना देता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत जरूरी बात है, स्टील बनाने के लिए जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला चाहिए, जिसे प्राइम कोकिंग कोल कहते हैं, उसका भारत में एकमात्र उत्पादक झारखंड है। मतलब इस मामले में इसकी लगभग मोनोपोली है। ये इसे सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी देश के लिए बहुत जरूरी बना देता है। तो सवाल उठता है कि एक तरफ आदिवासी जमीन की सुरक्षा का कानून है और दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े औद्योगिक हित। तो इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनता है? इसका प्रबंधन कौन करता है? चलिए उस प्रशासनिक ढांचे पर एक नजर डालते हैं जो इन सबको चलाने के लिए जिम्मेदार है। शासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए पूरे राज्य को 24 जिलों और 5 प्रशासनिक डिवीजनों यानी प्रमंडलों में बांटा गया है।
और गौर करने वाली बात यह है कि छोटा नागपुर और संथाल परगना जैसे नाम सीधे सीधे उन जमीन के कानूनों से जुड़े हैं जिनकी हमने अभी बात की, क्योंकि प्रशासन को इन्हीं इलाकों में उन कानूनों को लागू करना होता है। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर कि कागज पर तो इतने मजबूत कानून है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये कानून सच में काम करते हैं? और ये सवाल सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। नहीं, ये झारखंड के लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सवाल है कि क्या सीएनटी और एसपीटी एक्ट असल में आदिवासी जमीन की रक्षा कर पा रहे हैं? क्या ये कानून वो सुरक्षा दे पाते हैं जिसका ये वादा करते हैं? और यहीं पर जमीनी हकीकत की कड़वी सच्चाई सामने आती है। इतने सख्त कानूनों के बावजूद इनको तोड़ने के, इनको नज़रअंदाज करने के कई तरीके निकाल लिए गए हैं। जैसे बेनामी ट्रांसफ़र, मतलब ज़मीन किसी और के नाम पर खरीद ली, या फिर फर्जी एसटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल। ये सब बहुत आम हो चुका है। ये दिखाता है कि कानून की किताब में क्या लिखा है और असल में क्या हो रहा है। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब जेपीएससी परीक्षा के पैटर्न पर कुछ सवालों के जरिए ये देखते हैं कि मुख्य बातें कितनी याद हैं। पहला सवाल, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी एक्ट कब पास हुआ था? ये बहुत जरूरी तारीख है। जरा सोचिए, हमने किस बड़े आंदोलन की बात की थी जिसकी वजह से ये कानून बना? जी हाँ, सही जवाब है 1908। ये सीधे सीधे बिरसा मुंडा की उलगुलान से जुड़ा है। उसी आंदोलन ने सरकार को ये मजबूत कानून बनाने पर मजबूर किया था। अच्छा, अगला सवाल, झारखंड पेसा नियम 2025 ये कितने जिलों में पूरी तरह से लागू हैं? याद रखिएगा, ये नियम सभी जिलों में एक जैसे लागू नहीं है। और इसका सही जवाब है 13। ये नियम राज्य के 13 पूरी तरह से अधिसूचित जिलों में लागू है, जहां ग्राम सभा को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार मिले हैं। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सोचिए, झारखंड के पास सुरक्षा के लिए इतने शक्तिशाली कानून हैं और तरक्की के लिए इतने सारे प्राकृतिक संसाधन भी, तो फिर असली चुनौती क्या है? असली चुनौती इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की है। एक ऐसा पुल जो ये सुनिश्चित करे कि विकास का फायदा उन लोगों तक भी पहुंचे जिनकी जमीन पर ही ये सारा विकास खड़ा होता है।